नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 45वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। गांव सरकार की 45वीं कड़ी का जो विषय है वह है पुस्तकालय। एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि पुस्तकालय क्या है। तो पुस्तकालय के बारे में मुझे व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है कि ये विषय क्या है और इस विषय की क्या ये ज़रूरत क्या है। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज एक बात मैं ये इस बात से शुरू करूँगा कि पुस्तकालयों का महत्व भारत में कितना बड़ा था और उस ज्ञान जो भारत की ज्ञान परंपरा थी उसमें कितना बड़ा पुस्तकालय का योगदान था, उसको आप समझने की आज कोशिश करिए। वो एक छोटी सी कहानी या ऐतिहासिक घटना से मैं इसकी शुरुआत करूँगा। उस ऐतिहासिक घटना को जानने का आपको चाहिए, क्योंकि तभी आप अपने देश के बारे में ठीक ढंग से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पुस्तकालयों का कितना महत्व था। अब आप खिलजी को जानते हैं। बख्तियार खिलजी जो है वो यहाँ भी उत्तर भारत में बिहार प्रांत का वो बादशाह था और मुग़ल बादशाह था। उसको एक बार बीमारी हुई। उस बीमारी में उसने ये कहा कि तमाम उसके हाकिम जो है, जो ये हकीम उस ज़माने में जो उसके अपने साथ लाया था, बड़े बड़े हकीम अपने देश से लेके आया था, सबसे उसने दवाई कराया और वो उसने ये कहा कि भाई हमारी बीमारी ठीक करो, लेकिन कोई भी हकीम उसकी बीमारी ठीक नहीं करा पाया। तो लोगों ने कहा कि भाई ये तो कोई हकीम सारे काम आए नहीं, आपके सारे ज्ञान के जो एक से एक हकीम लोग हैं। लोगों ने कहा कि भारत के वैद्यों से संपर्क करिए, देखिए शायद वो लोग आपकी बीमारी ठीक करें। लेकिन वो भारत के वैद्यों से दवाई नहीं कराना था, एक तरह से वो चिढ़ता था बहुत ज़्यादा। वो कहता था कि हमारे देश से ज्ञानी इनके वैद्य थोड़ी नहीं, जितना कि हमारे तुर्क में जितने ज्ञानी वैद्य थे वहाँ उससे ज़्यादा यहाँ ज्ञानी लोग कहाँ से मिल जाएंगे। उसने उन पर भरोसा किसी पर नहीं करता था। अंत में नहीं, लोगों के कहने से उसने कहा कि ठीक है भारत के वैद्य को बुलाइए। लेकिन उसने कहा कि हम भारत के वैद्य तो आ जाए, हमको देखना दवा करें, लेकिन मैं भारत की दवा नहीं खाऊंगा, मतलब इस देश की कोई दवा नहीं लूँगा। और ये भी शर्त रखा वैद्य से कि अगर जो वैद्य आएगा मेरे पास और अगर मेरी बीमारी को ठीक नहीं करेगा तो उसकी मैं हत्या भी करवा दूंगा। अभी अजीब ये बिंदु पर उसने ऐसा शर्त लगा दी थी। तो एक बात तो ये हुआ कि वो उसका यह है कि वैद्य तो आवे और दवा भी करें, लेकिन वो वैद्य भारत की दवा नहीं खाएगा, क्योंकि उसे भारत की दवा पर पद्धति पर विश्वास नहीं था। इसका परिणाम क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि उस समय हमारे देश में बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य जो वैद्य थे, आचार्य राहुल प्रोफेसर थे, वहाँ प्रोफेसर आज के युग में कहिए, और श्रीभद्र जी, राहुल श्रीभद्र जी वहाँ के आचार्य थे। वो आए और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इनकी दवा करेंगे। अब राहुल भद्र जी ने दवा किस तरह से की ये भी बड़ा रोचक है। राहुल भद्र जी कहे कि ठीक है कल मैं आऊँगा और इनकी दवा लेके आऊँगा। कल वो दूसरे दिन जब आए तो उन्होंने कुरान की पुस्तक लेके वो आए और उससे कहे खिलजी से कि इस कुरान की पुस्तक में इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक तुम आप पढ़ लो और आप ठीक हो जाओगे। तो उसने कहा ठीक है हम कुरान पढ़ लेंगे, अगर ठीक हो गए तो ठीक है। उसने भद्र जी ने जो राहुल श्री भद्र जी ने जो पृष्ठ के बारे में उल्लेख किया था, उसने उन पृष्ठों को पढ़ा और पढ़ने के 10 दिन में ही उसकी मुश्किल से 10-20 पृष्ठ ही पढ़ा था उसको, तो वो ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद लेकिन अब देखिए वो इतना क्रूर शासक था कि एक तो उसने इसका पुरस्कार ये दिया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय को उसको ये आश्चर्यचकित रह गया कि भारत के जो ज्ञानी हैं हमारे जो उनके सामने तो ये जो हमारे तुर्क जो मैं जिनको लेके आया हूँ ये तो किसी लायक नहीं है हकीमों की। तो उसने कहा कि इन लोगों का सारी जो ज्ञान है इसको ख़त्म कर दो, मिटा दो ज्ञान। और नालंदा विश्वविद्यालय के उस महान पुस्तकालय में और उसने आग लगवा दी और आपको आग लगवा कहा कि हाँ कि इनका ज्ञान ही मिटा देंगे। और तमाम खोज के जो विद्वान थे उसकी हत्या करवाई ताकि ये ज्ञान के भारत की ज्ञान परंपरा को ये लोग आगे न बढ़ा सकें। परिणाम यह कि वो जो हमारा पुस्तकालय था
नालंदा विश्वविद्यालय का 1199 में 93 में की घटना है। 1193 समझ लो कोई बहुत साल नहीं हुआ, समझ लीजिए कि एक तरह से 1000 साल की पहली घटना है। मतलब ये समझ लीजिए कि 1000 साल पहले हमारे ज्ञान क्या था, भारत के ज्ञान और हमारे ज्ञान की परंपरा क्या थी और हमारे यहाँ कैसे कैसे विद्वान थे। मतलब 11,000 साल पूरा विश्व में उस खिलजी को कोई नहीं मिला। भारत का एक वैद्य जो है मिला, जो कि उसके वो राजा था, वो बादशाह था, उसको भारत का एक वैद्य उसको ठीक किया। ये हमारे ज्ञान था और ये हमारी ज्ञान की परंपरा थी। और वो जो पुस्तकालय में जिसमें उसने आग लगाया, उसकी आज समझ लीजिए कि उस पुस्तकालय में इतने पुस्तकें, 90 लोग कहते हैं कि 90 लाख पुस्तकें थी। मान लीजिए 90 लाख या 1 करोड़ कुछ लोग कहते हैं, एक पुस्तकालय में, सिर्फ एक पुस्तकालय में 90 लाख। और उस पुस्तकालय में जो उसने जलवाया, 3 महीने तक लगातार वो पुस्तकालय जलता रहा। अब बताइए, जो विश्व का महानतम विश्वविद्यालय, उसमें 1 करोड़ पुस्तकें, कोई सामान्य पुस्तकें तो वहाँ रखी नहीं गई होंगी। इसका मतलब बहुत ही दुर्लभ ज्ञान की पुस्तकें वहाँ उसमें रखी गई थी। और वो भारतीयों का ज्ञान से सिंचित था। वो भारतीयों ने जो ज्ञान अर्जित किया था हजारों साल से, उस ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के वहाँ हमारे आचार्य थे, उन लोगों ने वहाँ रखा था। तो ये हमारा देश है जहाँ इतना महान ज्ञान का भंडार था और ये हमारे पुस्तकालय में था। अब ये देखिए, ये तो हम बता रहे हैं 1000 साल पहले की, कोई बहुत पुरानी बात नहीं बता रहे, 1000 साल पहले की तो बात है। अब ये अगर पुस्तकालयों में हमारे विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तक थी, तो ऐसा तो नहीं था कि ये ज्ञान बस वो विश्वविद्यालय के ही तक सीमित हो। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ गांव तक वैद्य हुआ करते थे। ये तो 50-60 साल 80 साल पहले ही हम लोग बचपन में ही हम लोग देखते थे, हर गांव में वैद्य रहते थे। तो वो परंपरा, विश्वविद्यालय की जो ज्ञान की परंपरा थी, वो गांव तक तो पहुंची होगी ना। वहाँ अगर पुस्तकालय थे तो गांव तक पुस्तकालय होगा। और मुझे तो याद है कि हमारे यहाँ गांव में हर घर में, हर परिवार में, मुझे बचपन में याद है, जो पढ़े लिखे परिवार थे, सभी परिवार में, जो अनपढ़ थे वो तो नहीं, हो तो अनपढ़ तो हमारे यहाँ कैसे बन गए वो उसके बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन जो पढ़े लिखे थे उनके यहाँ, सबके यहाँ 10, 5, 20 पुस्तकें रहती थी। मतलब एक छोटी सी लाइब्रेरी 2-4 लोग गाँव में परिवार में रहती थी और वो लोग आपस में रखते थे और लोग बांटते थे कि इस पुस्तक को आप जाइए पढ़ लीजिए, इसमें ये चीज़ें लिखी गई, और रखते थे और आदान प्रदान करते थे। ये इसलिए हुआ कि जब मुगल आए तो हमारी ज्ञान परंपरा को उन्होंने जहाँ जहाँ मिला हमारी ज्ञान परंपरा को नष्ट कर दिया। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने तो हमारी पूरी व्यवस्था को ही नष्ट कर दिया। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी ज्ञान परंपरा, उन्होंने सब तो भारत तक ख़त्म करके और उन्होंने अपना वो अंग्रेजी परंपरा लागू किया। सारा कुछ अंग्रेजी, ताकि आप अंग्रेजी को में ढल जाएं और उनको बेहतर समझें। तो कोई चीज़ नकल करके आप सीखेंगे तो उनसे बेहतर तो हो नहीं जाएंगे। तो जब नकल करके सीखिए, नकल करके उनका ज्ञान लीजिए, तो वही हमने किया, नकल करके सीखे, नकल करके ज्ञान लिया। और उतना ज्ञान नहीं देते थे कि उनका आप मुकाबला करें, मतलब उनके आसपास आप उनके सहायक बन के ज्ञान तक, सीमा तक आप ज्ञान करें। और इसीलिए उन्होंने 250-300 साल में सब कुछ हमारे तंत्र को नष्ट करके और पूरी तरह से भारत को ख़त्म कर दिया और गुलाम बना लिया। उसी अंग्रेज वो वाली पीरियड को 2.5 साल में जो विनाश हुआ भारत का, उसी को हम समझते हैं कि यही भारत का देश का ज्ञान और परंपरा थी। ये लोग नहीं कहेंगे कि आज अगर बहस करिए तो ये नहीं कहेंगे भारत में था क्या, भारत में तो ये सुई नहीं बनता था। अरे सुई नहीं बनता था। उस नालंदा जिस विश्वविद्यालय में 1 करोड़ पुस्तकें इस तरह की लिखी गई हों, वहाँ की उसमें सुई नहीं बनता था, ये तो कोई विश्वास की बात ही नहीं है। ये तो सुई तब बंद हुआ जबकि अंग्रेज ने भारत की सत्ता संभाली और सब चीज़ हमारे यहाँ नष्ट कर दिया। और बड़ा ज्ञान परंपरा बहुत विशद है, उसके लिए एक अगर आप जानना चाहेंगे तो उसको आप, हमारा भारत की ज्ञान परंपरा की दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उस समय जबकि भारत दुनिया में कहीं कुछ पढ़ाई नहीं जाता था, उस समय भारत में 20-20 विषय, 30-30 विषय के ज्ञान आचार्य होते थे और बड़े बड़े ज्ञान उनके अंदर क्षमता थी और शिक्षा दुनिया भर के लोग देते थे। अब ये जो पुस्तकालय, ये एक पुस्तकालय का उदाहरण से आप समझ सकते हैं हमारे ज्ञान, और ये समझ सकते हैं कि ज्ञान में पुस्तकालय का क्या महत्व। अब भारत में आप देखिए, अब देश, हम नहीं कहते हैं कि बहुत पुराना आप नहीं जाइए, हम आज आ जाइए, देश आज़ाद हुआ। तो जब देश आज़ाद हुआ तो कम से कम देश की आज़ादी के बाद तो हमको पहला ये काम करना चाहिए था कि जो हमारे जो पुस्तकालय हैं, जैसे कि माध्यम से
हम ज्ञान का जो हमारा भंडार था उसको हम संचित करते और एक इकट्ठा करते, ताकि उस पुस्तकालय के इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो लोग ज्ञान अर्जित करना शुरू करें। ये हमें करना चाहिए था। हम अगर अब गांव में देखिए, उस समय 75% लोग, या उस समय तो जब देश आज़ाद हुआ था तो 85% लोग गांव में रहते थे। किसी गांव में पुस्तकालय नहीं था, सारे गांव में पुस्तकालय खत्म हो चुके थे। लोग अशिक्षित और अनपढ़ हो गए थे, कोई स्कूल थे नहीं, सब स्कूलों को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट कर दिया, गुरुकुल को समाप्त कर दिया था और नए स्कूलों को उन्होंने फिर बड़े बड़े शहरों में खोला ताकि अंग्रेजी पढ़ के और नौकर बन के लोग अंग्रेजों का काम करें। गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई। स्कूल, किसी विद्यालय, किसी शहर गांव में कहीं लाइब्रेरी उपरा ये पुस्तकालय वाचनालय कहीं रह नहीं गई, सब खत्म हो चुका। तो उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ तो ये जिम्मेदारी थी ना कि हमको कैसे अपने ज्ञान परंपरा को फिर उस पुनर्स्थापित करें। दो तरीके थे, एक तो स्कूल से जो पढ़ाई करते वो स्कूल से ज्ञान मिला, लेकिन स्कूल के अलावा जो हमारे वाचनालय हैं, पुस्तकें हैं, वहाँ से भी तो ज्ञान अर्जित होता है। देखिए स्कूल में तो वही चीज़ आप जानते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, इसके अलावा तो कोई ज्ञान मिलता नहीं है। और उसमें भी अब तो और केंद्रित हो गया कि अगर लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ की जानकारी होगी, मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो खाली मेडिकल की होगी, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग होगी। लेकिन पुस्तकालय ऐसी चीज़ें हैं कि भले हम शिक्षा स्कूल में न पढ़े हों, लेकिन अगर हमारी रुचि है तो हम उस रुचि के आधार से पुस्तकालय में जाके जिस भी विषय में हमारी रुचि है हम उसको ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। और पहले ऐसे ही करते थे लोग। पहले लोग इसकी चिंता नहीं करते थे कि हम किसी स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े। बहुत सारे वैध लोग थे, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन लोगों को इतना ज्ञान होता था और उन्हीं पुस्तकों से ज्ञान पढ़ के वो ज्ञान अर्जित करते थे जो पुस्तकें परंपरा से उनके परिवार में रखी चली आ रही थी। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह से ज्ञान की परंपरा को कायम रखा था जिनके, लेकिन वो कुछ लोगों के पास रह गए। हमें चाहिए था कि जब 85% आबादी जहाँ रह रही है, स्कूल का परंपरा अलग खोलते पैरेलल, लेकिन धीरे धीरे हर गांव में हमने पुस्तकालय खोल के और लोगों को कहते कि आप इस पुस्तकालय में आइए, पढ़िए और ज्ञान अर्जित करिए, और जो चीज़ें जो आधुनिक ज्ञान है वो एक तरफ, साथ साथ हमारी जो भारतीय परंपरा के ज्ञान है उसको भी जानिए। कहीं कोई पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं की। प्लानिंग, उस समय प्लानिंग कमीशन भी, चूँकि अध्ययन चलता रहता है, प्लानिंग कमीशन ने भी कहा कि आप पुस्तकालय की ऐसा करिए कि देश में हर 1000 की ग्रामीण आबादी पर एक पुस्तकालय खोलिए। अब बताइए, ये प्लानिंग कमीशन में 50 साल पहले कहा, तो क्या हर गांव में 1000 की आबादी पर कहीं पुस्तकालय खुला? नहीं खुला। उसके बाद ये हर राज्यों ने अपने लिए कानून बनाया। कानून ये बनाया कि लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाया, हर राज्यों ने बनाया कि ताकि इसके लिए अधिक से अधिक पुस्तकालय खुल जाए। हर राज्य ने बनाया। उस राज्य ने ये व्यवस्था दी कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा कि ये एक राज्य की लाइब्रेरी, स्तर की लाइब्रेरियाँ होंगी, फिर हर जिले में लाइब्रेरी होगी। उन्होंने लाइब्रेरी कमेटी बनाया कि राज्य की कमेटी रहेगी, जिले की लाइब्रेरी कमेटी होगी, और उसके बाद जो राज्य कमेटी होगी और जिले में अधिकारी होंगे, राज्य में अधिकारी होंगे, और ये लोग बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को देखेंगे। और इसके साथ जिले की लाइब्रेरी को उन्हें जिम्मेदारी दी कि वो जिले की लाइब्रेरी भी बनाएंगे, साथ साथ ब्लॉक की लाइब्रेरी बनाएंगे, और फिर ब्लॉक के साथ ग्रामीण लाइब्रेरी स्थापित करेंगे, और मोबाइल लाइब्रेरी में रखे जाएंगे। अब ये बताइए, 2000 उत्तर प्रदेश सरकार के हम खाली जिक्र कर रहे हैं, बाकी तो राज्य में है, कहीं खुला कहीं नहीं खुला, जहाँ खुल भी गया वहाँ भी बंद हो रहे हैं क्योंकि ग्रांट नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार है। जैसे भारत के सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार है, उसी तरह इसको भी पैसे, लोगों ने किताब के पैसे खा लिए। अभी देश में जहाँ की आप देखिए कोरोना में कितने भ्रष्ट थे, जहाँ सब दवाई, मरने वालों से कफन का पैसा लेके भ्रष्टाचार इतना करते हैं, तो आप सोचेंगे कि किताब बेचने में उनको क्या लगेगा। सारी जो लाइब्रेरियों की किताबें गई, सब उन सब ने खा लिया, बेच दिया, कुछ मिला नहीं मिला। सारी लाइब्रेरियाँ करीब करीब लगभग पूरे भारत की जो ग्रामीण स्तर की जो लाइब्रेरियाँ हैं, वो जिले स्तर की लाइब्रेरियाँ सब बिक चुकी हैं, और सब दिखा देते हैं कि दीमक खा गया, ये खत्म हो गया, लेकिन वो कभी वो खरीदते ही नहीं। वो सब पैसा खा लेते हैं और नकली दिखा देते हैं, दीमक खा गया, ये नहीं खाया। वो जैसे भ्रष्टाचार के 20 तरीके निकालते हैं सब। भारत वाले तो इतने भ्रष्ट हैं कि उसको आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मतलब देखा लिया, कोरोना में देख लिया कितने भ्रष्ट हैं सब। तो ये इस तरह से ये जो लाइब्रेरी है, अब आप
जब लाइब्रेरी कहीं मैं नहीं जान समझता कि किसी गांव में लाइब्रेरी है। अब संविधान ने संविधान का बना जिसके कि हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हमारा ये हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं गांव सरकार, ये जो विषय दिया गया है ये हमारा शेड्यूल अनुसूची 11 में 20वां विषय है। संविधान में जो 29 विषय दिए गए हैं कि जो ग्राम पंचायत सरकार काम करेगी या ग्राम पंचायत काम करेगी, उसमें ये जो विषय है वो है 29 में से 20वां विषय, जिसमें कि पुस्तकालय लिखा हुआ। संविधान निर्माता फिर समझा गया कि नहीं, ये तो हम इसको कर नहीं रहे हैं, ये गलत हो रहा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया कि आप इनको स्थापित करिए अपने अपने क्षेत्र, अपने गांव में ग्राम पंचायत में एक एक कम से कम लाइब्रेरी होना चाहिए, एक पुस्तकालय जरूर खोलना चाहिए। अब ये तो 95 में आ गया, संविधान में संशोधित करके ये विषय आ गया। लेकिन क्या आपने 95 के बाद 20 साल में कोई गांव में किसी गांव में खुला? कहीं आपने देखा होगा गांव में घूमते हुए मोबाइल लाइब्रेरी कहीं आपने देखा? कहीं किसी ब्लॉक स्तर पर पब्लिक लाइब्रेरी कोई कहीं देखा आपने? ग्राम पंचायत छोड़ दी, या जिले की भी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, किस हालत में है, कभी आपने जाकर उनको देखा? अगर आप जाके देखेंगे तो वो सड़ गल गई होंगी और उसमें कुछ किताब होगी कि नहीं भी होगी। अगर होगी तो वहाँ लाइब्रेरी में लाइट नहीं होगा तो कोई बाबू नहीं होगा, तो लाइब्रेरियन नहीं होगा, तो चपरासी नहीं होगा, तो कुछ ये नहीं होगा, मतलब पब्लिक लाइब्रेरी भी खत्म। अब जिस देश में लाइब्रेरी 80% लोगों के पास ज्ञान अर्जित करने का कोई साधन ही नहीं है, 75% तो आज भी मान लीजिए 60% 70% लोग ग्रामीण गांव में रहते हैं, जहां ज्ञान अर्जित करने का साधन ही नहीं है, वो देश कैसा बनेगा? वो देश में किसी कोई ज्ञान, जहां ज्ञान की परंपरा ही नहीं है, जहां ज्ञान का कोई स्रोत ही नहीं है, तो वो देश कैसा बनेगा? और जैसा देश बन रहा है, लुटेरे, चोर चमार, झूठे, वो बस इधर की बात इधर लगाना, यही सब बन रहा है। कभी जात की राजनीति करेंगे, कभी धर्म की राजनीति करेंगे, कभी उस नेता के पीछे नाचेंगे, कभी उसके पीछे भागेंगे, यही सब देश में जैसे हो रहा है, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं। और लोग की ज्ञान परंपरा उनका ज्ञान है, और सबसे आसान है आज के लिए जात चल गई है, उसी जात के पीछे पीछे सब अपना वो समझते हैं कि हम बड़ा जाति के, हमारे जाति का ज्ञान। अरे भाई, जाति ही रहेगी तुम्हारी अगर तुम अपने ही जात के बारे में ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है। अगर मान लीजिए एक दलित है, वो जूते का क्या व्यापार करता है, और जूते के व्यापार के बारे में उसको अपना इतना बड़ा ज्ञान है, चमड़े के बारे में, उसके जानवरों के बारे में तमाम है, किस तरह के चमड़े किस क्वालिटी के होते हैं, ये सब हमारे यहाँ पुस्तकों में लिखी हुई हैं। अब जब उसका ही तुमको ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारे उस जात के सम्मान का क्या मतलब है? जब तुम अपने जिस व्यवसाय में, जिससे कि तुम करोड़ों कमा के इतने संपन्न पहले रहते थे, उसी को ज्ञान को लुप्त हो गए, तो अब कौन सा तुम्हारा शान है? तो अब तुम्हारे पास कोई ज्ञान है नहीं, तुम्हारे पास धन है नहीं, और उसके बाद अपने जाति के सम्मान की बात करो। ब्राह्मणों को ले लीजिए, जो ब्राह्मणों का ज्ञान था, ब्राह्मण क्या कर्मकांडी ब्राह्मण होते थे क्या? ब्राह्मण किस विषय में नहीं जानते थे? साइंस में जानते थे, मेटलर्जी के बारे में जानते थे, रसायन के बारे में जानते थे, नक्षत्रों के बारे में जानते थे, मौसम के बारे में जानते थे। ये ज्ञान ब्राह्मणों का था। ये समझते हैं कि ब्राह्मण केवल कर्मकांड पूजा पाठ कराते हैं, ये ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणों का ज्ञान तो ही था। ये तो कर्मकांड तो सबसे निकृष्ट स्तर के जो ब्राह्मण, जिनको कि ज्ञान का विद्वता नहीं होती थी, वो ही छोटे मोटे 2-4 पुस्तकें पढ़ के वो बैठ के घूम के अपना वो अपना रोजी रोटी का जीविका पाने का साधन करते थे, उसी को वो समझते हैं कि ये ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण का तो ज्ञान का जो उनका स्तर था, एक एक ब्राह्मण कम से कम 10-10 विषयों का ज्ञाता होता था, 10-10 विषयों का, और उसका मास्टर होता था। और ये मास्टर इन्हीं हमारे जो ज्ञान की परंपराओं के लाइब्रेरी से, पुस्तकों से पढ़ के वो अर्जित करता था। कोई स्कूल नहीं जाता था, और जब स्कूल जाके किसी मास्टर को पढ़ाने से नहीं पढ़ता था, इन्हीं ज्ञान से अर्जित करता था, तमाम विषयों की जानकारी जानता था। तो ये जो हमारी व्यवस्था थी वो लेकिन अब ज्ञान है नहीं, तो जब ज्ञान नहीं है तो इस तरह की छोटी हरकतों में ही आदमी रहेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं होता तो हमेशा छोटी हरकतों में रहता है, उसी में अपने को झूठा फॉल्स ईगो, फॉल्स गौरव, फॉल्स अपना सब झूठे दिखाने की कोशिश करता है। जितने अज्ञानी होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपने को दिखाने की कोशिश करते हैं, और वही सब पूरा भारत जो है अज्ञानियों का देश बन चुका है। और वो सब अज्ञानी हैं, चाहे यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं, जितने विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक। अब तो मैं कहूँ तो प्रधान से प्रधानमंत्री तक बन चुके हैं, लेकिन सब हैं अज्ञानी।
सब अज्ञानता में, और इसीलिए अहंकारी हैं सब। जब अज्ञान है तो सब अहंकारी हैं और इसी अज्ञानता पड़े हुए हैं। क्योंकि अच्छा है क्या, जब जब कहीं ज्ञान की परंपरा ही नहीं है भारत में, तो अज्ञानी होंगे। और जो शिक्षा हम ले रही तो अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा है। अंग्रेजों ने हम लोग को क्लर्क बनाने के लिए शिक्षा दी, नौकर बनाने के लिए दी, और आज सब उसी नौकर और क्लर्क बनने के लिए सब लालायित रहते हैं। तो उसी ज्ञान परंपरा में चल रहे हैं। तो जो नौकर और क्लर्क बनने वाले जो ज्ञान है, और या जो इस तरह से छोटे मोटे असिस्टेंट टाइप का ज्ञान अगर चिकित्सा क्षेत्र में है, तो जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है वो तो कहीं और है। चिकित्सा में सीख लिए विदेश कुछ थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर बन गए। तो वो जो सेकेंड कैटेगरी का ज्ञान है, थर्ड रेट का ज्ञान है, फोर्थ रेट का ज्ञान, वही भारत में इस समय देश में चल रहा है। जो बाहर से आ जाता है थर्ड सेकेंड रेट पर, फर्स्ट रेट का ज्ञान तो भारत में दुर्लभ ही है। शायद ही मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के मुट्ठी भर अगर 1500 लोग भी फर्स्ट रेट की ज्ञान अर्जित करते हो तो वो हम आश्चर्य होगा। और इसी नाते जो कि भारत में आज तक फर्स्ट रेट का ज्ञान अगर लोग अर्जित करते तो सब नोबेल पुरस्कार यहाँ प्राप्त करते। कौन नोबेल पुरस्कार तो भारत को कोई पाता नहीं। भारत में अगर वही पाया जो भारत छोड़कर विदेश गया और विदेशों में पढ़ाई ज्ञान अर्जित किया, वो नोबेल पुरस्कार पाया। तो ज्ञान की ये जो हमारा परंपरा ही जब नहीं है, तो उस ज्ञान को आप कैसे, इस भारतीयों को आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये ज्ञानी होंगे और देश और समाज को आगे ले जाएंगे और इसको श्रेष्ठ भारत बनाएंगे? असंभव है। मैं कहता हूँ असंभव है, जब तक कि हम ये चीज़ें नहीं करें। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि जो पुस्तकालय की बात मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर हम पुस्तकालयों को खोल रखे रहते, आज तो ग्राम पंचायतों में कोई, इसमें कोई ग्रांट नहीं है। आपने संविधान व्यवस्था कर दी, लेकिन इस संवैधानिक व्यवस्था में कोई ग्रांट नहीं मिलता है जिससे कि आप पुस्तकालय स्थापित करो, इसलिए कहीं पुस्तकालय स्थापित नहीं हुए। लेकिन अब मैं बताऊँ, अगर गांव सरकार बनती तो पहला काम गांव सरकार का ये होता कि हम पुस्तकालय खुलवाते, कि गांव में पुस्तकालय की स्थापना करते। और अब पुस्तकालय, देखिए पुस्तकालय में सिर्फ किताब ही नहीं रह गया, अब तो पुस्तकालय के साथ साथ ऑडियो है, वीडियो है, और उसके साथ साथ पुस्तकालयों में पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, अखबार हैं। एक पुस्तकालयों का एक केंद्र बन जाता ना। अब वहाँ रोज़ 10-5 आदमी बैठते, ज्ञान की चर्चा करते, जिसको जो मन करता पढ़ते, महिलाएं भी आती पढ़ती, पुरुष भी आगे पढ़ते। और सबसे ज़रूरी बात है कि हम जब 29 विभाग की बात करते हैं कि हमारे संविधान के जो 29 विभाग है इनको चलाना है, तो इस 29 विभाग के लिए ही बहुत सारे ज्ञान चाहिए। और ये सभी 29 विभागों के लिए जो ज्ञान चाहिए वो हम पुस्तकालय में रखते, और ये सारे के सारे उस पुस्तकालय में हम अपना रखते। और जिसको जरूरत किसी भी विषय की जानकारी हासिल करनी थी तो जाके उस पुस्तकालय से वो ज्ञान अर्जित कर लेता। तो सारे के सारे लोग तो वो पुस्तकालय से ही अर्जित करते ना। तो वो पुस्तकालय तो हमारे बहुत ही आवश्यक हो। एक चीज़ देखा जाए तो कम से कम जब 29 विभाग हमने दे दिया है तो गांव में एक पुस्तकालय तो होनी ही चाहिए। और उसके अलावा जिसको कि अब इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट की सुविधा होती, सारे बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ देश विदेश की इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो हम पुस्तकालय में जाते, अगर हम देश विदेश का भी ज्ञान अर्जित करना चाहते तो गाँव में अर्जित कर लेते। अभी एक बात मैं आपको बताऊँ कि हम इसी संदर्भ में एक बात कहेंगे। हमसे 2 दिन पहले एक विदुषी महिला ने, पढ़ी लिखी महिला ने कहा कि देखिए मैं आपका कार्यक्रम सुनती रहती हूँ, गांव का सरकार, और मुझे अच्छा लगता है और बहुत सारी आप बातें बताई, लेकिन ये बताइए कि ये जो गांव के सरकार का, गांव सरकार की जो आप बात करते हैं, ये गांव वाले कैसे चला पाएंगे? गांव वालों को क्या ज्ञान है कि ये इस तरह की सरकार, गांव की सरकार चलाती? देखिए कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने पूछा। ये बात सही है कि गांव के लोग इस व्यवस्था को कैसे चलाएंगे, उनको तो ज्ञान है नहीं। क्योंकि हमने तो ये ख़त्म किया ना कि गांव में ज्ञान न पहुंच पा रहे, गांव वाले अनपढ़ गंवार बने रहे, और पूरे अनपढ़ बने रहेंगे, गंवार बने रहेंगे, तो हम लोगों की राजनीति चलती रही। क्योंकि लोकतंत्र का जो भारतीय लोकतंत्र का मॉडल है वो तो अनपढ़ों गंवारों के ऊपर ही निर्भर है, और ये बहुत सूट कर रहा है। ये कुछ राजनीतिक पार्टियां बनी हैं, उनको बहुत सूट कर रहा है। तो इन्होंने तो योजनाबद्ध तरीके से ये क्या कर रखा है ना कि इनके गंवार अनपढ़ रहेंगे, तो हमें ये उनको सूट कर रहा है, ये गंवार अनपढ़ वाली बात। तो गंवार अनपढ़ वो बने रहेंगे, अनपढ़ गंवार बनने की व्यवस्था उन्होंने चलाई है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो नहीं, इनको शिक्षित नहीं होने देना। लेकिन गांव सरकार का इसलिए जो अवधारणा है, अगर आज भी हम ये तय कर लें, आज भी तय कर लें कि हमें एक गांव में आप पुस्तकालय का स्थापित करना है, आप देखिएगा 10 साल में सारे गांव के लोगों का प्रभुत्व, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर हम 47 में अगर कर दिए होते तो हम तो आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते।
और हमारे गांव वो हालात हो गए, और हमारा लोकतंत्र और हमारी व्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँच होती। हम चीन तो हम आगे इतने आगे पहुँच गए होते अगर हमारे पुस्तकालय हर गांव में होते, कि चीन और अमेरिका से भी हम आगे बढ़ गए होते, क्योंकि हमारे देश की प्रकृति ऐसी है, हमारे देश के लोगों में क्षमता ऐसी है। और हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ हमारे देश की इतनी ज्ञान परंपरा और इतनी संस्कृति जो है इतनी प्राचीन और इतनी इतने इतने संपन्न है कि हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं थी। अपने ही ज्ञान से हम परंपरा को आगे बढ़ा के हम इनसे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम तो छोड़ चुके हैं। अब हमारा मजबूरी है कि ये जो ज्ञान दे रहा है अमेरिका, जो ज्ञान दे रहा है, और बहुत जो चीन ज्ञान, अब तो चीन भी ज्ञान हमको देने लगा, तो जो चीन ज्ञान दे रहा है उसी से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, उसी से अपने ज्ञान को अर्जित करके और वो रोजी रोटी कमा लेंगे, पेट भर लेंगे, गाड़ी मोटर घोड़ा ये सब, इसी में इतनी हमारी ज़िंदगी का मकसद अब रह गया। वो ज्ञान का वो श्रेष्ठता का ज्ञान अभाव अब दिमाग में आता ही नहीं। अब भारतीयों को अब तो श्रेष्ठता का अनुभव तो थोड़ी होता है, उन्हें तो बस अपना किसी तरह से अपना वो सुख सुविधा मिल जाए, इतने ही में मत रहते हैं। श्रेष्ठता का अनुभव ही नहीं है। तो जब तक श्रेष्ठता का अनुभव भारतीयों में नहीं आएगा तो वो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और चीन को दबा करके हम आगे बढ़ पाएंगे? और ये बिना ज्ञान के आएगा नहीं, और ज्ञान का आज भी स्रोत नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि आने वाले समय में कहीं गांव-गांव में पुस्तकालय खुलने जा रही है और सब लोग गांव में ज्ञान का हर तरह का ज्ञान अर्जित करें। तो ये जो बार बार मैं आपको बताता हूँ कि गांव सरकार सिर्फ ये नहीं है कि गांव की व्यवस्था को चलाना है, बल्कि गांव सरकार के जो 29 विभाग दिए गए हैं संविधान में इस तरह दिए गए हैं कि वो पूरी जो हमारी जो भारत के सभ्यता और संस्कृति और ज्ञान और भारत की क्षमता, वो हमारे ग्रामीण लोग उसका पूरा इस्तेमाल करके अपना विकास करें। और जब वो अपना विकास करना के लग जाएंगे, जब 1 अरब लोग हैं ना गांव में, जब 1 अरब लोग खुद अपना विकास करने की अपने ज्ञान और अपने बुद्धि और अपनी क्षमता को झोंक देंगे, तो भारत को कौन रोक पाएगा कि देश को दुनिया का सबसे देश बनने में? और इसीलिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था की। लेकिन ये जो टुटपुंजिये नेता है, इन्होंने कहा कि ना उसको कुछ नहीं, आपको दिया अधिकार, तो हमारे जैसे आप जैसे मुगलों के नौकर रहते थे, अंग्रेजों के नौकर रहते हैं, उससे हम नेताओं के नौकर बने रहिए। और ये टुटपुंजिया नेता है, सब बैठ बैठ के सत्ता पे पहुंच गए। और मैं इनको टुटपुंजिया इसलिए कहता हूँ कि इनके सोच टुटपुंजिया है, बिल्कुल सोच टुटपुंजिया है कि बस उनको ज्ञान तो है नहीं। पूछ लीजिए 29 विभाग कौन कौन है तो बता दें किसी मंत्री से, और हम पंचायत राज मंत्री जाके पूछ लीजिए भैया 29 विभाग कौन कौन है, जरा बता दो क्या होना चाहिए, तो अब बता दें। तो ये वो तो पूछेंगे, जाइए सचिव महोदय से पूछिए, सचिव महोदय किताब निकालेंगे और किताब से कहेंगे कि ये विभाग है, उनको याद भी नहीं होगा। मैं 29 विभाग खाली इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि लोग जान जाए कि हैं क्या। मैं जानता हूँ कि जब किसी को इसमें भी जो मैं बताता हूँ रुचि नहीं है, लोग उनको कोई रुचि नहीं है कि ग्राम पंचायत के 29 विभाग क्या है, क्या कर सकते हैं। उनके आज भी वही रुचि है कि अब कैसे हमारा धूर्तता से और चमारी से, चोरी से, किसी तरह से चोर चमारी जिसको बोलते नहीं है, कि किसी तरह से पैसा कमा लें और अपना पेट पाल लें, बस इसे यही है। लेकिन मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ आपके सामने इसलिए रख दे रहा हूँ कि जान जाइए, जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो जान जाएगी। और जब जानेंगे तो आज नहीं तो कल लोगों का ये चेतना जागेगी, और जब चेतना जागेगी तो अपना गौरव जागेगा, और जब गौरव जाएगा तो भारत को आप आगे और श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए वो दिया गया है, दे दिया गया, संविधान दिया गया। संविधान कोई सामान्य चीज़ होती नहीं, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और संविधान में जब ये ज्ञान दे दिया गया है तो आपको संविधान के हिसाब से उस गाँव को सब कुछ आप दे दीजिए। तो आज वो महिला के जो पूछा वो सवाल सही है। आज तो आपको दे दिया जाए तो आपके लिए वो बानर खा जाने आदि का स्वाद वाली स्थिति है, वो है भी। तो अगर आपको दे दिया गया तो जैसे आप हैं, दिया तो अभी दिया गया, लेकिन बानर खा जाने आदि का स्वाद, बानर का मतलब अज्ञानी, तो अज्ञानी क्या है, जाने आदि सब अज्ञानी है, और अज्ञानी आपको बनाया गया है। लेकिन जैसे अगर इसको दिया गया तो अगर देने से जैसे आप ज्ञान अर्जित करेंगे, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे आपको एक पुस्तकालय खोल देने से मैं समझता हूँ 10 साल में भारत के गाँव की पूरा नज़रिया बदल जाएगा, पूरे गाँव का व्यवस्था बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, भारत की राजनीति बदल जाएगी, भारत की पूरी जो लोगों का व्यक्तित्व है वो बदल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इससे। लेकिन पहले तो देना पड़ेगा ना। इसी चीज़ का जब पेड़ लगाएंगे तभी तो उसके फल मीठे होंगे या तीते होंगे। पहले तो फल जब आएगा तब ना, लेकिन जब पेड़ ही लगाएंगे तो फल का स्वाद पहले से कैसे बता देंगे कि इस फल का क्या स्वाद है? संविधान जैसा संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गाँव को
ये व्यवस्थाओं को जितना जल्दी जो संविधान ने दे रखा है उनको गाँव को दीजिए, वो अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे और आप देखिएगा कि 10-15 साल में कितना बदलाव इस देश में हो जाएगा जिसको कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब आप ये दिल्ली से और लखनऊ से व्यवस्था बदल दें, लंबे लंबे नेता लोग भाषण दे के व्यवस्था बदल दें, लंबे लंबे बातें कह कह के देश को बदल देंगे, उसके गुलाम के गुलामी बने रहेंगे। ये अलग बात है कि आपकी गुलामी दूसरे ढंग की होगी। जैसे आज भी तो गुलामी चला है। आज अमेरिका की गुलामी, जो अमेरिका कहता है उसी के वही ज्ञान आपका, वही ज्ञान आपका है। तो वो जो पश्चिम के जो ज्ञान आता है वही ज्ञान आपका है। जो मेडिकल साइंस पश्चिम का कहता है वही ज्ञान आपका है। जो टेक्नोलॉजी से पश्चिम को बोलता है वही ज्ञान आपका है। आपका कौन सा ज्ञान है और आपकी कौन सी सोच है? तो यही तो गुलामी हुई। और अब इस तरह गुलामी आ गई कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। आपको ये आपको क्या इंटरनेट के कोई आपने खोज दिया है क्या? क्या मोबाइल का ज्ञान आपने खोज दिया है क्या? और जबकि पहले हमारे पास कौन सा ज्ञान नहीं था। जब दुनिया में कोई, जब हमारे यहाँ ये शिक्षा का एक लंदन में जब पहला स्कूल खुला, लंदन की बात आ रहा हूँ, जब पहला शिक्षक संस्था खुला उस समय भारत में 20 विषयों की पढ़ाई हो रही थी। भारत में 20 विषयों की, और ऊपर गुरुकुलों में हजारों गुरुकुल भारत में चल रहे थे। हजारों गुरुकुल चल रहे थे जब उनका पहला विद्यालय लंदन में खुला जिसके हम गुलाम बने। तो उसकी तो कल्पना तो तुलना ही मत करिए। लेकिन अब तो जब हम आज़ाद हो गए तो हमारी उन परंपराओं को हमें आगे लाना चाहिए था, लेकिन हम चुकते जा रहे हैं, अभी चुक रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए, अब समय अब नहीं चुकने की जरूरत है। और गांव सरकार के माध्यम से ही चलिए शुरू करते हैं। गांव सरकार, हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, गांव सरकार तो आपने उनको अधिकार दे रखा है। कोई नई व्यवस्था तो हम कह नहीं रहे, कुछ भी नया नहीं कर रहे। तो इस जो हमारी व्यवस्था आपने बना रखी है उसको, व्यवस्था को पूरे ईमानदारी से लागू कर दीजिए। और जब लागू करिए देखिए किस तरह देश बदल जाता है। और कोई भी बात, पहली बार भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कोई भी आप व्यवस्था लाएंगे ये देश का विकास नहीं हो पाएगा जब तक कि 1 अरब लोगों के लिए जो व्यवस्था ग्राम सरकार की है उसको आप अगर प्रभावशाली नहीं बनाएंगे तो भारत में गरीबी मिलेगी, खत्म होगी, न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न भारत कभी संपन्न हो। हाँ, कुछ लोग संपन्न होते रहेंगे, कुछ लोग लूटते रहेंगे, कुछ लोग मालोमाल होते रहेंगे, कुछ लोग जो आज करोड़पति अरबपति हो जाएंगे, खरबपति हो जाएंगे। लेकिन भारत के 1 अरब लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। भारत देश कभी श्रेष्ठ देश नहीं बन सकता है। और इसलिए आप जितना जल्दी आप कोशिश करिए, आप जागृति फैलाइए और गांव सरकार को बनाने में हर तरह की मदद करिए, कोशिश करिए। धन्यवाद साथी।